अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज हम गौरी ने आपका नावल है सुल्तान की एपिसोड नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। दादी दादी ले मिठाई खा, तेरा दिलावर दूसरे नंबर पर आया है। दिलावर ने मिठाई का टोकरा दादी की तरफ बढ़ाया तो उन्होंने खुश दिली से एक गुलाब जामुन निकाल कर खाया और साथ उसे मुबारकबाद और दुआएं देने लगी। फिर अचानक याद आने पर बोली, दिलावरिया, मेरी मर्जां भी तो तेरे साथ पढ़ती है ना, उसका क्या बना? पास शास हुई है या? अभी वो अपनी बात पूरी भी ना कर सकी थी कि वो मुस्कुराते हुए बोला, पास। उसकी मुस्कुराहट और गहरी हुई, यहाँ तक कि उसके बाएं गाल में डिंपल नुमाया हुआ। फिर बोला, दादी, तुम्हारी मर्जां पूरी क्लास के गले में हड्डी की तरह अटकी हुई है। अब हम सब ने ये कबूल कर लिया है कि उसके होते हुए पहली पोजीशन किसी और को नहीं मिल सकती। दिलावर की बात सुनते ही दादी ने बाएं हाथ की तीनों उंगलियां अपनी तरफ करके कहा, मर्जां, मेरी मर्जां। हाँ दादी, आपकी मर्जान। वो सर को हाँ में ऊपर नीचे करता जोश से बोला तो दादी हैरान हो गई। कुछ देर खामोश खड़ी सोचती रही, फिर बोली, ए ना होवे कार जाके पूछा ते एहो जी कोई गल ही ना होवे। दादी, मैं झूठ क्यों बोलूँगा, वो भी तेरे साथ। दादी की बात पर उसे ये तो अंदाज़ा हो गया कि मरजान के घर वालों को उसकी पोजीशन का इल्म नहीं, मगर उसने बात खुरेदने की बजाय दादी को अपने सच्चा होने का यकीन दिलाया था। अब वो दादी के साथ साथ चलते उन्हें घर तक छोड़ने आया था। घर के दरवाजे पर पहुंचकर दादी से रुखसत लेकर वापस चला गया, जबकि दादी दरवाज़ा खोलती अंदर दाखिल हो गई। ममा, बाबा मुझे झूठ बोल कर लाए हैं। मेरा तो आज कोई पेपर नहीं, मंथली टेस्ट है। वो कौन सा इतना इम्पोर्टेंट होता है? मैं थोड़ी देर और परी के साथ खेल लेता तो क्या होता? कुछ भी ना होता, लेकिन बाबा को मैं ये बात कैसे समझाऊं? मैंने तो अल्लाह मियाँ से भी कहा था कि आप ही मेरे बाबा हसन साहब को समझा दें, बट वो भी मेरी बात नहीं सुन रहे। मुझे लगता है उन्हें मेरा मसला छोटा लग रहा है और शायद वो चाहते हैं कि मैं सब्र कर जाऊं, लेकिन मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि मेरा मसला छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा है, तकरीबन 6 फुट का तो है ही। तैमूर नाश्ते की मेज़ पर बैठा दूध पी रहा था, बल्कि पी क्या रहा था, एक घूंट लेता और बोलने शुरू हो जाता। फिर नादिया की खूरी पर दूध का एक और घूंट लेता और फिर मशीनी ज़ुबान स्टार्ट हो जाती। आखिरी जुमले पर उसने कनखियों से हसन साहब को देखा था, जो उसे मुसलसल इग्नोर करते नाश्ता कर रहे थे। तैमूर की बातें इग्नोर करने में ही उन्हें भलाई नज़र आती थी, क्योंकि इससे बहस करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम था। बेटे तो अरबों माओं ने पैदा किए हैं, मगर जैसी मशीन तुमने पैदा की है, ऐसा कारनामा ईजाद करने से सभी कासर हैं। जब उनकी बर्दाश्त की हद हो गई तो वो नादिया से कहते नाश्ते की मेज़ से उठ गए। हसन साहब के उठने के बाद वो तैमूर को घूरती हुई बोली, तैमूर, कुछ देर मुंह बंद भी कर लिया करो, हर वक्त जुबान चलाना ज़रूरी है। अब तुम्हारे बाबा तो चले गए हैं, तुम स्कूल कैसे जाओगे? ये सुनकर वो कुर्सी से उछल कर नीचे उतरा, फिर नाश्ते की मेज़ के गिर्द गोल गोल चक्कर लगाते बोला, ऐसे जाऊंगा, फिर ऐसे वापस आऊंगा। 2 चक्कर लगाकर एक जगह रुका और पीछे की तरफ मुड़ा और वापस चक्कर लगाते बोला। उसके गोल गोल घूमने से नादिया को चक्कर आ रहे थे। वो अपना सर थामते हुए बोली,
तैमूर, इसी तरह भाग कर जाओ, रूम से अपना बैग पकड़ो और स्कूल जाओ। और वो फौरन ओके मॉम कहता अंदर की तरफ गया और अगले लम्हे बैग लिए अल्लाह हाफिज मामा कहता वो मेन गेट पार कर गया। 4 मिनट बाद अब वो क्लास में टेबल पर बैठा था और इर्द गिर्द सारी क्लास जमा थी। वो सबको परी की न जाने कौन से किस्से सुनाने में मसरूफ था कि सभी बड़े गौर से मुकाबिल की गुफ्तगू सुन रहे थे। मजाल है कोई अपनी जगह से हिला भी हो या किसी को उसकी कहानियों ने बोर किया हो। हिलना तो दूर, किसी बच्चे ने पलक भी झपकी हो। वो सारे ऐसे सुन रहे थे जैसे वाकई तैमूर किसी असली परी के बारे में बता रहा था। कहाँ का पेपर, कहाँ की फिक्र, कौन सी परेशानी, वो सब कुछ बुलाए उसी की कहानियों में मगन नजर आ रहे थे। तैमूर, ये आपने सारी क्लास को अपने इर्द गिर्द क्यों जमा कर रखा है? मैम ने क्लास में दाखिल होते ही तैमूर को डांटा, जिसने क्लास का नक्शा ही बिगाड़ा हुआ था। क्लासरूम के दरमियान में एक टेबल मौजूद थी जिस पर जनाब खुद विराजमान थे। बाकी सारी कुर्सियां और मेज दीवारों के साथ बेतरतीबी के साथ लगे थे, जैसे उन्हें जल्दी में दरमियान से हटाया गया हो। सारे बच्चे मैम को देखकर इधर उधर भागे, मगर वो मैम को देखता भरपूर इत्मीनान से मेज से उतरा और मैम से मुखातिब हुआ। मैम, मैं बस उन्हें परी की बातें बता रहा था। क्लास का हुलिया इन्होंने खुद खराब किया है। आप सबसे पूछ लें, मैंने किसी को कहा है तो बताए। कभी कभी उसकी हाजिर जवाबी और बेखौफी मुकाबिल को तब चढ़ा देती थी। जी जी तैमूर साहब, आपसे तो कभी कोई गलती हुई ही नहीं। ये जो सारे काम गलत होते हैं ये तो खुद ब खुद हो जाते हैं, ऐसा ही है ना? वो गुस्से में उससे कहती, आखिर में तंज अंदाज में उससे राय लेती बोली। तो वो सर झुका गया, लेकिन दिल में सोच लिया कि आज दादो और परी से मैम की खूब बुराइयां करेगा। अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें और तैमूर को बोलने के लिए नया टॉपिक। वो उसे मैम की बुराइयां करने की सूरत में मिल गया था। जब काफ़ी देर वो कुछ न बोला तो मैम उसे अपनी जगह पर बैठने का कहती, नज़र क्लास की तरफ की तो सब तरतीब से अपनी अपनी जगह पर बैठे नजर आए। अब वो फ्रंट पर खड़ी बच्चों को पेपर के मुतालिक गाइड कर रही थी। बेटा, कुछ देर बाद आपको पेपर मिल जाएगा। बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करना है। सबसे पहले आप अपना नेम लिखेंगे। फिर हर सवाल को कम से कम 3 दफ़ा पढ़कर और सोच समझ कर आंसर लिखना है। ये ना हो सवाल गंदुम जवाब चने वाला हिसाब किया हो। मुंतहा ध्यान से जवाब लिखने हैं। कल भी आपने काउंटिंग की जगह टू का टेबल और टू के टेबल की जगह काउंटिंग लिखी हुई थी। आज ऐसी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। वो बात करते हुए थर्ड रो में बैठे हुए बच्चे से मुखातिब हुई, फिर सारी क्लास को देखते हुए बोली, कोई भी ऐसी मिस्टेक नहीं करे। इज इट क्लियर? ओके मैम। उनके पूछने पर सारी क्लास ने एक साथ एक आवाज में कहा। अभी पेपर दिए 10 मिनट ही हुए थे कि तैमूर की आवाज़ क्लास में गूंजी। आई हैव डन मैम। उसके पास ड्यूटी टीचर उसके पास आई। बेटा, इतना जल्दी कर लिया आपने। आप ऐसा करें, 2 से 3 दफ़ा पेपर को डीपली रीड करें ताकि अगर कोई मिस्टेक हो तो वो आप अभी रिमूव करके ठीक कर लें। तैमूर टीचर की बात सुनकर सर इस बात में हिला गया और पेपर पर दोबारा से झुक गया। अगले 2 मिनट बाद फिर उसकी आवाज़ ने खामोशी को तोड़ा। टीचर के पास आई हैव डन मैम। टीचर के पास आने पर वो तेजी से बोला, मैम पेपर ले लेना, मैंने फिर परी के पास भी जाना है। ड्यूटी टीचर ने भी उसके परी के किस्से सुन रखे थे। वो आते हुए सबको परिनामा ही तो सुनाते आया था।
پورے اسکول میں یہ مشہور ہو چکا تھا کہ تیمور کی پھپھو کی گھر پری آئی ہے۔ ٹیچرز اور ملازمین نے تو اس کی باتوں سے یہ اندازہ لگایا تھا کہ شاید اس کی پھپھو کے گھر بیٹی ہوئی ہے اور وہ اسے پری کہتا ہے، مگر بعض نادان بچے اس کی کہانیاں سن کر کسی اصل پری کے اترنے کا گمان کر رہے تھے۔ بیٹا، 1 گھنٹے سے پہلے میں آپ سے پیپر نہیں لے سکتی، ٹیچر نے مسکرا کر کہا اور کلاس میں ادھر ادھر چکر لگانے لگی۔ اب تیمور پیپر کو الٹا کر کے میز پر رکھ کر خود وقت گزارنے کے چکر میں عجیب و غریب حرکتیں کر رہا تھا۔ کبھی وہ پینسل کو اپر لپس پر رکھ کر ہونٹوں کو گول کر کے اوپر کرتا تاکہ پینسل ٹکی رہے، پھر فنی فنی شکلیں بنا کر ادھر ادھر دیکھتا۔ کبھی اپنی شہادت کی انگلی پر باقی ساری انگلیاں چڑھائے ہاتھ سے سانپ بناتا بیٹھا بیٹھا ناگن ڈانس کر رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا تو عائشہ کی آنکھ کھل گئی۔ ارحم اتنی آہستگی سے چوروں کی طرح اس کا دروازہ نہیں کھول سکتا تھا۔ چور! اس کے دماغ میں ایک دم لفظ چور کلک ہوا۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، اگر وہ بغیر آواز پیدا کیے کچھ بھی کرتی ہے تو ان آنے والوں کو پتہ نہیں چل سکے گا۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے اپنے بال آگے کر لیے اور ہاتھ بڑھا کر ٹیبل پر پڑا سلنڈر نما چھوٹا سا بفر بھی اٹھا کر بستر کے اندر کر لیا۔ قدموں کی آہٹ سے وہ یہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ آنے والا شخص اکیلا نہیں ہے، کم از کم 2 یا 3 تو ضرور ہیں۔ پھر ان کی باتوں سے مقابل کو معلوم ہوا کہ وہ 2 آدمی ہیں۔ پیسے دیکھ کدھر ہیں؟ ایک کے کہنے پر دوسرا اوکے باس کہتا پیسے تلاش کرنے میں مصروف ہو گیا۔ عائشہ نے بستر میں رکھے بفر کو آن کیا اور اپنے پاؤں سے اپنا بستر نیچے کھسکانے لگی۔ دونوں آدمیوں نے اپنی اپنی ٹارچ کا رخ بیڈ کی طرف کیا تو خوف سے چیخنے لگے۔ بستر خود بخود نیچے کی طرف کھسک رہا تھا۔ بستر کے کھسکنے سے بالوں سے ڈھکا چہرہ ظاہر ہو رہا تھا کہ اچانک کمرے میں لوگوں کے چیخنے، چڑیلوں کے ہنسنے اور مزید خوفناک آوازیں گونجنے لگیں۔ دونوں چوروں کے ہاتھوں سے ٹارچیں کب گریں انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ وہ گرتے پڑتے، کانپتے اور چیختے کمرے سے بھاگے۔ تیمور شور سن کر اٹھ کر جلدی سے باہر آیا تو 2 آدمیوں کو بھاگتے دیکھ کر عائشہ کے کمرے میں آیا، لیکن سامنے اسے دیکھ کر اس کے حلق سے چیخ برآمد ہوئی۔ میں ہوں ارحم، میں عائشہ، وہ بالوں کو چہرے سے ہٹاتی بولی۔ جاری ہے۔ سو گائز، کیسی لگی آپ کا ایپیسوڈ؟ یقین کریں میں نے اتنی ہنسی کنٹرول کی ہے لاسٹ سین پڑھ کے کہ مطلب وہ خود پاؤں سے اپنا ہٹا رہی ہے بستر اور ایسا لگ رہا ہے کہ بستر خود بخود نیچے جا رہا ہے۔ کیا پریکٹس کی ہے اس نے! اور دوسری بات یہ کہ مطلب مجھے لگتا ہے اب نیکسٹ ایپیسوڈ آئے گی تو پتہ چلے گا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ بفر میں اس نے آوازیں ریکارڈ کی ہوئی رکھی ہوئی تھیں۔ اس نے بفر آن کیا نا تو اتنی ساری آوازیں چڑیلوں کے ہنسنے کی اور یوں کمرے میں گونجنے لگی، تو مجھے لگتا ہے کہ اس نے بفر میں ریکارڈ کی ہوئی تھی تو اس کی وجہ سے وہ اتنا خوفناک منظر بن گیا۔ لیکن لاسٹ میں جب ارحم آیا اور وہ بھی اسے دیکھ کے چیخے، اوف اللہ، مطلب کمال ہے۔ لاسٹ سین اینڈ تھا، فل اینڈ تھا، مجھے بہت مزہ آیا۔ آپ بتائیں آپ کو کیسی لگی ایپیسوڈ، اور ریویو دیا کریں، لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، اتنا اچھی ہوتی ہیں ایپیسوڈ۔ آپ بالکل جو ہے کوئی ریویو نہیں دیتے ہیں کمنٹ سیکشن میں، اور نہ لائک بھی بہت کم ہوتے ہیں اور شیئر بھی نہیں کرتے آپ، یہ اچھی بات تو نہیں ہے نا۔ تو جناب ہمارے چینل کو کر لیں سبسکرائب اور شیئر، لائک اور کمنٹ کرنا بالکل نہیں بھولنا۔
ابھی کے لیے دیں اجازت. اللہ حافظ.